पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा कि अगर दो मासेस आर डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो एक बाउंड सिस्टम फॉर्म करेंगे और उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -G m1 m2 अपॉन आर होगी। ये वो एनर्जी है जो इन दोनों मासेस को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने में, काम करने में खर्च की गई। वही खर्च की हुई एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में m1 m2 सिस्टम में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब ये एनर्जी बहुत काम की है। जैसे एक एग्जाम्पल लो, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि अर्थ की सरफेस पर एक मास है m और इसको 10 किलोमीटर पर सेकंड इस स्पीड से फेंका गया, तो बताओ ये कितनी हाइट तक जा सकता है। ठीक, तो नॉर्मली एक बच्चा जब 9th में इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो वो इस इक्वेशन का यूज़ करता है, v² = u² - 2gh, और फाइनल वेलोसिटी 0 होने तक ये बॉडी ऊपर जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रहा होता है। तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स डी एक्सिलरेट करता है, इसकी स्पीड घटती जाती है, और जब ये वेलोसिटी 0 हो जाती है, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से 0 हो जाती है, तब ये वापस लौटना शुरू करता है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले का यूज़ हम करें, 10 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब हुआ 10,000 स्क्वायर मीटर पर सेकंड -2 × 10 × h। तो सोचो कि h की वैल्यू कितनी ज़्यादा आएगी। जब कभी हाइट की वैल्यू इतनी ज़्यादा आने लगे तो तुरंत हमें सोचना चाहिए कि इतनी ज़्यादा हाइट तक तो g कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। इसका मतलब आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर कैसे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालेंगे? वहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे। अगर गलती से हम इस मेथड का यूज़ करने भी लगें तो जैसे ही h इतना ज़्यादा आया, हमें तुरंत सोचना चाहिए कि इतनी हाइट तक तो g सेम नहीं रहेगा, g वेरी करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, चलो देखते हैं। हम लोग अर्थ की सरफेस पर इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। पहले इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पर होनी चाहिए -G, अगर इसका मास m है और अर्थ का मास me है तो -G me अपॉन, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर re। ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमने इसको v वेलोसिटी से ऊपर फेंका है जो कि 10 किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसके पास इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी भी है। इसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ½mv²। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये है इस मास की अर्थ के सरफेस पर टोटल एनर्जी, और हम यहाँ पर इसको लिख देंगे टोटल एनर्जी इनिशियल। अब जब ये मास ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको डी एक्सेलरेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। लेकिन इस डिनोमिनेटर पर ध्यान करो,
जैसे जैसे ये मास ऊपर जाएगा ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये कम होगी निगेटिवली, मतलब ये एक्चुअली बढ़ रही है क्योंकि ये कम निगेटिव और कम निगेटिव और कम निगेटिव होती जा रही है। इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, और जब ये इतनी ऊपर पहुंच जाए कि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए तब ये वापस लौटना शुरू करेगा। तो जब इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ? वो सारी की सारी ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है यही काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज कर रही है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदलती जा रही है, और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी और कम निगेटिव यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो हमें क्या समझ में आया कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच जाएगा, मान लो h, तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी क्योंकि इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी इतनी, ये इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी फाइनली। ठीक, और ये कंजर्वेटिव फील्ड है, एनर्जी को कंजर्व होना है। एनर्जी कंजर्व होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको यहीं लिख लेते हैं जिससे हमें दोनों वैल्यूज़ दिखती रहे कि टोटल एनर्जी फाइनल should be equal to total energy initial. This implies that minus GMEM upon RE plus H should be equal to minus GMEM upon RE plus half mv square। ठीक, अब m तो चला गया। जब m चला गया तो हमें इक्वेशन मिली GME अपॉन RE प्लस H इज इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस हाफ v स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने का कोई छोटा मेथड ढूंढना चाहते हैं हम। तो देखो, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे, अब इसको बहुत तो सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन तो बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। अगर हम इस टर्म को इधर लाकर इसमें से GME कॉमन ले लें तो हमें ये सिंप्लीफाई होकर मिलेगा H अपॉन RE प्लस H, और यहाँ से RE कॉमन ले लें तो ये मिलेगा। अब RE से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा करेंगे हम तो GME अपॉन RE स्क्वायर हो जाएगा अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और साथ में ये RE। अब इस टर्म को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस GRE को राइट साइड में ले आते हैं v स्क्वायर के साथ, तो v स्क्वायर अपॉन 2G RE को h के साथ ही रहने देते हैं, क्योंकि जब हम इस टर्म को इन्वर्स करेंगे RE प्लस H अपॉन REH तो इधर 2G अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए v स्क्वायर अपॉन 2, और g को तो हम राइट साइड में ले आए, मतलब g को v स्क्वायर के साथ ले आए, लेकिन RE को h के साथ रहने दिया। तो अब जब आप इसको इन्वर्स करोगे तो RE प्लस H अपॉन REH इज इक्वल टू 2G अपॉन v स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन H प्लस 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 2G अपॉन v स्क्वायर। अब g की वैल्यू आप 10 रख दो और v स्क्वायर यानी कि 10 किलोमीटर पर सेकेंड को 10,000 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर, और इधर 1 अपॉन RE को लेके आए तो RE को 6,400 किलोमीटर होता है, उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिक्स, तो अब मैथमेटिक्स में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल जी कैपिटल एम की वैल्यूज़ रखने से ज़्यादा सिंप्लीफाइड ये कैलकुलेशन होगी। हालांकि ग्रेविटेशन में कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होती है। तो जब आप इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करोगे तो आपको 1/h की वैल्यू बेटा मिलेगी ये 4 × 10⁻⁻8। कैलकुलेशन देख सकते हैं। और फिर इससे h की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 × 10⁻+8 और इसे सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू मिलती है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो 4re की वैल्यू लगभग इतनी ही आती है। तो असल में जो हाइट आपको मिली वो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स RE है। आप आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो अब हम लोग एक बार पूरा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि पहले हमने मास अर्थ पर है तब उसकी एनर्जी लिखी, फिर जब वो h हाइट पर पहुंच गया और उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई, तब उसकी टोटल एनर्जी लिखी और फिर इन दोनों को इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम GME/RE + H के साथ इस टर्म को लेकर एक्चुअली यहाँ पर हम इस पूरे टर्म को स्मॉल g में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए आप आराम से कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करो कि हमने क्या स्टेप्स किए हैं। और फिर इस g को इधर ले आते हैं। और फिर मैथमेटिक्स करके 1/h की वैल्यू को 4 × 10⁻⁻8 कैलकुलेट करते हैं तो h की वैल्यू हो जाएगी 1/4 × 10⁻+8 ये, और इससे हमको h की ये वैल्यू मिलेगी जो बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक, तो अब हमें समझ में आया कि इतनी हाइट तक पहुंचाने के लिए हमें 10 किलोमीटर/सेकंड की रफ्तार देनी पड़ रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो मास है ये इतनी रफ्तार से फेंका जाए कि ये अर्थ की फील्ड के बाहर हो जाए, अर्थ की फील्ड जहाँ पर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्योंकि एक्चुअली कोई भी फील्ड आप लाइन ड्रॉ करके बाउंड्री नहीं बना सकते कि यहाँ पर इस फील्ड का, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कि यहाँ पर ये फील्ड 0 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब पहुँच जाए, जब अर्थ की फील्ड इतनी वीक हो गई कि अर्थ का फोर्स उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, नेग्लिजिबल इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरैक्शन एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस या दो चार्जेस के बीच की इंटरैक्शन एनर्जी होती है जब वो एक दूसरे को असर डाल रहे होते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। तो अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच गया मास, यानी इस डिस्टेंस पर जबकि अर्थ का फोर्स उसे अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी तब जब वो अर्थ की फील्ड में बाउंड है उसके अट्रैक्शन फोर्स से,
और 0 तब जब वो अर्थ की अट्रैक्शन फील्ड से बाहर निकल गया और अब वो अर्थ की अट्रैक्शन से बाउंड नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक सिस्टम की मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी 0 है जब सिस्टम के कंपोनेंट्स, जैसे यहाँ पर 2 मासेस, एक मास स्मॉल m और एक मास अर्थ की मास, ये 2 मासेस एक दूसरे को असर डालना खत्म कर देते हैं, वो इतनी दूर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो सिस्टम रहा ही नहीं, उसके बीच फोर्स है ही नहीं, इंटरैक्शन है ही नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो अब हमें कॉन्सेप्ट या लॉजिक तो समझ आ चुका है। एस्केप वेलोसिटी के लिए हम इस मास को एक ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं कि अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा अर्थ की फील्ड को छोड़कर, यानी दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं बचा रहेगा। तो अर्थ की सरफेस पर इसके पास एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हम वेलोसिटी को सिर्फ v ना कहकर ve कहेंगे क्योंकि हम इसको एस्केप करा रहे हैं। और जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच गया तो एट इन्फिनिटी इसकी टोटल एनर्जी वो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई, बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव से 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। तो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो हमने फिर से एनर्जीज को इक्वेट किया कि फाइनल एनर्जी शुड बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस GMEM/RE प्लस हाफ mv² शुड बी इक्वल टू 0। और इसका मतलब हुआ कि हाफ mv² should be equal to GMEM/RE। यानी जो काइनेटिक एनर्जी हमने उसको दी वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के बराबर है प्लस साइन के साथ, और इसीलिए ये वैल्यू इसको पूरी तरह से नलिफाई कर रही है। तो m कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास VE² की वैल्यू आ गई 2GME/RE। तो एक तो एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन मिलेगा हमको वो ये मिलेगा, और ये हमें याद रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ के अलावा किसी भी प्लैनेट के बारे में क्वेश्चन हो तो हमको पता है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो किन 2 बातों पर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द प्लैनेट और साइज ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट और ह्यूज मास, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट। ये खुद में एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और साइज ऑफ द प्लैनेट दैट इज RE। ठीक, अर्थ के लिए हम ME और RE यूज कर रहे हैं, और अगर हम जनरलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट इज 2G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो एक तो ये फॉर्म है जो हमको याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा इसका एक हैंडी फॉर्म जो हम इजीली कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर इस वैल्यू को हम RE से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हम इधर आ जाते हैं
और एस्केप वेलोसिटी की जो इक्वेशन फ़िलहाल हमारे हाथ में है वो है VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2GME/RE। इसको RE से मल्टीप्लाई किया और RE से डिवाइड कर। इस एक्सप्रेशन में हम G की और RE की वैल्यू अगर रख दें तो एस्केप वेलोसिटी की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर इस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से फेंका जाए तो वो अर्थ की सरफेस पर कभी वापस नहीं आएगा। तो हम एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे that escape velocity is velocity with which if an object is projected from the surface of earth it will escape from earth's field। तो ये नोट करने वाली चीज़ है क्योंकि बोर्ड के लिए ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। What do you understand by escape velocity? तो ये हमें लर्न होनी चाहिए प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज। अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन पॉइंट्स हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग। चलो एक एक करके बात करते हैं उन पर। फर्स्ट पॉइंट है कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी से फेंका उस समय हमने उसकी एनर्जी कंसीडर की, और जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच गया तब हमने उसकी एनर्जी कंसीडर की। इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इंटरेस्टिंग है। और एस्केप वेलोसिटी की जो दोनों वैल्यूज आई हैं वो क्या है, देखो 2Gm/R। प्लैनेट ले देते हैं हम जनरल बजाय अर्थ के, तो इसमें कहीं भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है। और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है √2GR ऑफ प्लैनेट। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड मास ऑफ द बॉडी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट है कि एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ द प्लैनेट और साइज यानी रेडियस ऑफ द प्लैनेट पर डिपेंड करती है। तीसरा पॉइंट है, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड के इन्फ्लुएंस में अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट में चक्कर काटने लगता है। किस केस में, अगर वो अर्थ पर वापस न लौट सके, ये वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो कि ना तो वो अर्थ की सरफेस पे वापस लौट सके और ना ही वो अर्थ की फील्ड को एस्केप कर सके, तो क्या करेगा,
वो अर्थ की चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर काटने लगेगा, जो कि प्लैनेट सैटेलाइट्स को प्रोजेक्ट करते समय होता है। तो अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो दो पॉसिबिलिटीज हुई, आइदर द बॉडी विल फॉल एट द अर्थ बैक और बॉडी will perform orbital motion around the earth. तो इस सेकंड केस को जरा इंटरेस्टिंग केस है, जरा डिस्कस कर लेते हैं कि जब बॉडी अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट में ट्रैप होकर चक्कर काटने, इसको ट्रैप होना कहेंगे, कि वो अर्थ की फील्ड को एस्केप भी नहीं कर पाई और वापस भी नहीं लौट पाई, तो वो अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट में ट्रैप होकर रिवॉल्व करने लगती है। तो उस वक्त क्या मैकेनिक्स होती है? तो वैसे हम सैटेलाइट के मोशन पर अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर कोई वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है और ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर वापस नहीं आ पाया, तो ये इस ऑर्बिट में ट्रैप हो गया। इस ऑर्बिट की रेडियस मान लीजिए r है, तो ये r कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ तक है रेडियस ऑफ अर्थ, और फिर ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, मान लो h हाइट, यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस कितनी हो गई? आर ई प्लस एच या स्मॉल आर। तो अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो, इसके पास एक वेलोसिटी है क्योंकि ये ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, तो इसके पास जो वेलोसिटी है उसकी वजह से इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है और ये अर्थ के अट्रैक्शन फील्ड में है, तो इसके पास अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर होने की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। कितनी? -GMEM अपॉन स्मॉल r कर लो, या RE प्लस H। तो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी VO के साथ ऑर्बिटल मोशन करते ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी। अब अगर हम ये कहें कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो जब ये ऑर्बिट, अगर हम इसको सर्कुलर ऑर्बिट मान लें, तो ये जब ऑर्बिट में मूव करेगा तो इसको एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे मिलता है? सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv² अपॉन स्मॉल r, ठीक। और अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा होता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स सेंटर की ओर और सर्कल पर घूमते ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से रेडियली आउटवर्ड। तो अगर आप सेंट्रिपिटल फोर्स से इसके मोशन को एक्सप्लेन करना चाहो तो आप कहोगे कि इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कल पर चलने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है वो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो प्रोवाइड कराता है, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है, वो हमेशा सिस्टम में प्रेजेंट कोई फोर्स ही सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लगता है। तो हम या तो ये कहें कि जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ मैंने G' लिखा है क्योंकि ये इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, ये h हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है। और या मैं इसको और सेफर वे में लिख सकती हूँ, mvo² अपॉन r इज इक्वल टू GMEM अपॉन r²। ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स। और कैसे समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ग्रेविटी अपनी ओर पुल कर रही है,
Gm(m)/r स्मॉल r स्क्वायर। ग्रेविटी अपनी ओर पुल कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की ओर लग रहा है वो है mv(o)²/r। तो ये वापस क्यों नहीं लौट पाया? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने ग्रेविटी को बैलेंस कर लिया। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है जो ज़्यादा फील होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लिया और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट इस ऑर्बिट में चक्कर काटने लगा। ठीक, तो ओवरऑल हमको इन दो वैल्यूज़ को इक्वेट कर देना है, जिससे हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से तो कम है, लेकिन इस वेलोसिटी को जो इस इक्वेशन से मिलने वाली है, इस वेलोसिटी को सेटिस्फाई करती है, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे वापस नहीं लौटेगा बल्कि अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मास तो कैंसिल हो गया और एक r भी कैंसिल हो गया, तो VO² इज इक्वल टू GME/r। ठीक, अब एक काम तो ये करते हैं कि r को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हम इसको GME/r² इस फॉर्मेट में ले आते हैं, क्योंकि GME/r² हमको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू r। एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का, अंडर रूट g इफेक्टिव इनटू r। और हम किस किस फॉर्म में इसको ले सकते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मेट है वो हमको क्या मिला बेटा? GME, और अगर और जनरलाइज करें तो मास ऑफ प्लैनेट भी कह सकते हैं, लेकिन अर्थ के लिए लिख रहे हैं तो GME/RE+H अंडर रूट। जो हमको जनरल फॉर्मेट मिला वो ये मिला GME/RE+H। लेकिन अगर GME की जगह हम इस फॉर्मूले से GME/RE², ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अर्थ की सरफेस पर था, इस फॉर्मूले से अगर हम GME की वैल्यू GRE² यहाँ पर रख दें तो हमको इस एक्सप्रेशन का एक और फॉर्म मिलता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी अंडर रूट GRE²/RE+H, और RE बाहर आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा RE अंडर रूट G/RE+H। लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक अलग ही तरह के केस पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के डिस्कशन को नोट करेंगे कि कैसे इसकी टोटल एनर्जी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, इसकी डायनेमिक्स हमने कैसे डिस्कस की कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रहा है, इसलिए ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। और यहाँ से हमको इसकी एक्सप्रेशन GME, यहाँ पे इसको फाइनलाइज कर देते हैं, GME/r को लिख सकते हैं RE+H। तो हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर की ये वैल्यू मिलती है, और यहाँ से हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू GME/RE+H ये फाइंड की थी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसका एक दूसरा फॉर्म कैलकुलेट किया था
gme की वैल्यू रखकर। तो ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का डिस्कशन हो गया, जिसमें हमें इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को याद करके रखना है। लेकिन जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इंटरेस्टिंगली एक और ही इसका फॉर्म है, चलो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो केस है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट की जिसकी हाइट अर्थ की सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, यानी सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रहा है। ऐसी हालत में हम h को अगर re के कंपैरिजन में इग्नोर करें तो हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी की ये एक्सप्रेशन मिलती है, और अगर हम re से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जो बहुत क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं, ये दूसरा फॉर्म मिलता है। यहाँ पर हम इसको, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को स्केप वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो VE comes to be √2 times orbital velocity। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन that prove that escape velocity is √2 times orbital velocity for those satellites which are revolving very close to Earth's surface। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालें, उसके बाद हम इस कंडीशन को रख कर ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये हैंडी फॉर्म हाथ में ले और फिर इसको एस्केप वेलोसिटी से कंपेयर करके ये रिलेशन निकालें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एस्केप वेलोसिटी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद सैटेलाइट के कॉन्सेप्ट और डिस्कशन पर मूव करेंगे।